नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम HCP कहते हैं। एंड इसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया था जब हमने बात की थी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जब हमने उसमें बात की थी तो हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के अंदर देखा था कि जो आपके पास एक एटम है उसके साथ अटैच्ड कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स होते हैं। एंड उन सभी के जब हमने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया था तो हमारे पास एक HCP बना था, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड इन 2 डायमेंशन बना था। आज हम 3D के अंदर उसको देखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर HCP को आज हम 3D के अंदर देखने वाले हैं। सो इसके अंदर हमने देखा था जब हमने क्लोज पैकिंग की बात की थी कि इसके अंदर अरेंजमेंट होता है AB टाइप। सो इसके अंदर AB टाइप अरेंजमेंट होता है एंड इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर हेक्सागोन है, नीचे भी हेक्सागोन है, क्योंकि ये 3D के अंदर है। सो ये सभी के सभी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। अब हेक्सागोन के अंदर, इस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इस HCP स्ट्रक्चर के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर है एंड 6 ही इसके नीचे हैं। सो टोटल 12 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हैं एंड दो एटम्स इसके फेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। एक तो ऊपर वाले फेस पे एक एटम होगा और एक नीचे वाले फेस पे एक एटम होगा। सो यहाँ पर 2 एटम्स फेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे एंड 3 एटम्स इसके बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर के ऊपर होंगे एंड बॉडी के सेंटर के ऊपर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सो ये 3 जो बॉडी सेंटर्ड एटम्स रहने वाले हैं यहाँ पर। सो टोटल यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कितने कॉर्नर्स हो गए? 12 कॉर्नर्स हो गए एंड 12 से इसके ऊपर एटम्स हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 यहाँ पर कॉर्नर्स हो गए, 12 एटम्स कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट हैं एंड 2 फेस के ऊपर है, एक ऊपर वाले फेस के ऊपर, एक नीचे वाले फेस के ऊपर। सो 1 2 और 3 इसके बॉडी के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 12 तो ये कॉर्नर्स वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 फेस 13 14, 3 बॉडी के सेंटर में 15 16 17। सो टोटल यहाँ पर हमारे पास 17 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है एक HCP स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। 12 कॉर्नर्स के ऊपर, 2 फेस के ऊपर एंड 3 बॉडी के सेंटर के अंदर। नेक्स्ट, अब ये जो फिगर है इससे आपको क्या पता चल रहा है? फिगर फर्स्ट रिप्रेजेंट दैट इन केस ऑफ HCP unit cell the atoms are distributed in at various locations। so यहाँ पर आपके HCP यूनिट सेल, ये आपका HCP यूनिट सेल है, HCP यूनिट सेल के अंदर एटम्स आपके वेरियस लोकेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं? द लोकेशंस आर एट द कॉर्नर्स, also at the center of basal planes and also in the body of HCP unit cell। अभी यहाँ पर देखिए, लोकेशंस आर एट द कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ बेसल प्लेन्स। बेसल प्लेन्स किसे कहते हैं? ये जो ऊपर का प्लेन है एंड ये जो नीचे का प्लेन है, इन दोनों को हम बेसल बोलते हैं, ठीक है। एक को ही बेसल बोलते हैं वैसे तो, बट क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेंटर ऑफ बेसल प्लेन्स के ऊपर भी हमारे पास एटम्स लोकेटेड हैं एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ HCP यूनिट सेल। HCP यूनिट सेल की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो यही हमने एटम्स के लोकेशंस के बारे में इसके अंदर बात की हुई है। नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि कोई भी आप एक रेफरेंस एटम लेते हो, उसके नियरेस्ट नेबर जो है, नियरेस्ट नेबर के अंदर एटम्स
सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो ज़्यादा नज़दीक है, उनकी जब हम काउंटिंग करते हैं, सो वो नंबर्स हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता है, ये एक बार और देख लीजिए। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एटम। सो इसका कहने का मतलब है कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। ठीक है, जो नियरेस्ट नेबर के अंदर एटम्स होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करता है, विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं, फ्रॉम अ रेफरेंस एटम, एक रेफरेंस एटम से इक्वल डिस्टेंसेस पे जो सबसे ज्यादा नजदीक एटम्स होते हैं, उनकी काउंटिंग्स, उनके नंबर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सो यहाँ पर मैं रेफरेंस एटम मानकर चल रही हूँ। अब मैं ये जो फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, इसको अब मैं रेफरेंस एटम मान रही हूँ। सो इसके नियरेस्ट नेबर के अंदर कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ये ऊपर वाले, एंड 3 ये नीचे वाले, 1 2 3, 6 + 3। एंड क्योंकि ये 3D के अंदर तो 3 ही इसके ऊपर भी होंगे, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा ना, ये वाला प्लेन तो सेम रहेगा, एंड इसके ऊपर फिर एक हेक्सागोनल होगा। तो इमेजिन करो ये वाला जो बॉडी सेंटर है वो कुछ ऊपर की ओर होगा। सो 3 यहाँ पर है एंड 3 ही यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, 6 + 3 + 3, ये आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपके पास 12। याद रखने के लिए ये लिख लो 6 + 3 + 3, 3 तो इसके हो गए, 6 इसके हो गए, एंड 3 इसके ऊपर जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे 3 डायमेंशन के अंदर, सो वो भी आपके पास 3 आ जाएंगे। सो 6 + 3 + 3 आपके पास आ गए 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपका है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीक है। ऐसे सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो कि इससे थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है, जो हमने बीसीसी एफसीसी के लिए स्टडी किए थे वो ही हमें एचसीपी में भी स्टडी करने होंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, एक जो एटम है कॉर्नर के ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6 हेक्सागोनल के केस के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि ये 3D के अंदर है तो इसको डिवाइड करना हो, क्योंकि ये अपना हाफ कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन इधर की साइड हेक्सागोन है उधर दे रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन इधर की साइड हेक्सागोन है इसको दे रहा है। सो इसका कंट्रीब्यूशन कुछ ऊपर की ओर है कुछ नीचे की ओर है। सो इस तरीके से ये अपना कॉर्नर्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एटम्स का कितना आ रहा है, 1/6। एंड 1/6 क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पर 12 कॉर्नर्स हैं एंड ईच एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस यहाँ पर 2 फेज के ऊपर है। सो फेज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ कंट्रीब्यूशन है, प्लस 3 बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, 3 का यानी एक बॉडी के सेंटर के कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है हमेशा। सो यहाँ पर 1 2 3 बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर 3 आ गया। सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 जा 12, 2 + 3 + 2 2 जा 1 1। सो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है 6। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जो कि हमें बताता है कि इसका जो फुल वॉल्यूम है उसके अंदर से एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये हमें पैकिंग फ्रैक्शन के थ्रू पता चलता है। सो दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर। ठीक है, सो ये फैक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। ये जो एटम्स है ये स्फीयर ही तो है। ठीक है, सो वो रेशियो हमें बताता है जो कि स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इस यूनिट स्फीयर में से, इस पूरे यूनिट स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है
APF इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। APF का मतलब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। पेपर के अंदर भी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो आपका जस्ट पैकिंग फ्रैक्शन ही होता है। विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपके पास कितना होता है, 6 इंटू 6 कैसे आया आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो आपके पास कितना होता है, 6 होता है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। अब एक एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये रहा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, क्योंकि ये स्फीयर है। सो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास ये जो डिस्टेंस होता है ये है आपके पास ए ए ए ए ए ए। सो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। एंड ये जो आपका हाइट वाला जो है इसे कभी कभी सी बोल देते हैं पेपर के अंदर, कभी कभी सी बोल देते हैं, कभी कभी एच बोल देते हैं। सो ये आपको ये ध्यान रखना है कि सी और एच सेम ही चीज़ है। ये हाइट है हेक्सागोनल HCP क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास कितना आ जाता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय √3/4a² इंटू c²। ना आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया विच इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4a² इंटू c। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें मिल गया 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम भी हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हमारे पास आ गया 6 इंटू √3/4a² इंटू c। अब यहाँ पर ये जो आर क्यूब है, अब आर का हमें ए में रिलेशन चाहिए, तभी हम टर्म्स को कैंसिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो आर को अभी हम ए के साथ रिलेशन निकालते हैं। सो इसे रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। सो रिलेशन बिटवीन आर एंड ए आपके पास क्या हो गया, 2r इक्वल्स टू ए है एंड r की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास a/2। एंड जब आप इसके अंदर फिल करोगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई इंटू यहाँ पर जब आप a/2 फिल करोगे, सो ये आपकी वैल्यू थी a/2 जब आप फिल करोगे, सो यहाँ पर क्योंकि r क्यूब था सो a क्यूब हो जाएगा, 2 की क्यूब आपके पास 8 आ जाएगी एंड अपॉन 6 इंटू √3/4a² इंटू c। सो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a² से यहाँ पर a² कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास a रह जाएगा। एंड ये जो टर्म है इन सभी को एडजस्ट करके हम लिख देंगे 16/8 पाई अपॉन √3a/c आपके पास आंसर आया, ठीक है। अब 8 और 16 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/√3 2π/3√3a/c। अब हमें a/c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड आउट a/c या फिर c/a, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक पार्ट्स ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सो आपको इस क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स करने होंगे एंड देन उनकी एक एक स्टडी करनी होगी, देन यू विल गेट a/c। सो नेक्स्ट अब हमें a/c क्योंकि फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने पार्ट्स कर लेने हैं इसके, ठीक है। और यहाँ से हमने एक पार्ट उठाना है, एक पार्ट की हम स्टडी करेंगे, बाकी सारा हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो इस पार्ट को अगर मैं लूँ, क्योंकि मुझे a निकालना है और c निकालना है, सो इसलिए मुझे इनमें से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि c भी चाहिए और a भी चाहिए, a/c तभी आएगा। सो ABC ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो पहले मैं इसको लेती हूँ। सो फ्रॉम इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ये मेरे पास एक स्मॉल फिगर है ABC ट्रायंगल की। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर्स सभी कॉर्नर से। A से मैंने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर ऑन BC,
सी से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ऑन ए बी से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ऑन ए सी। सो यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट है ये है डी। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ई, सी और ई का मिड पॉइंट है ये, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर आपको बी करना है एंड यहाँ पर आपको सी करना है, ठीक है। सो अब जो डी है वो आपका ई और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड सी, सो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, एंड ई जो है वो आपका मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ से यहाँ पर। सो नेक्स्ट अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल मिलेगी। नाउ अब आपने क्या करना है, ये जो डी ई और ये ए, अब आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल ए डी ई। सो अब हम यहाँ से ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी ई एंड देन कोसाइन फॉर्मूला लगा के एंड देन उसके बाद में एक और ट्रायंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देन वी गेट ए अपॉन सी वैल्यू। सो यहाँ पर अब मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ ए डी ई, इसको मैंने अलग से एक ट्रायंगल बना दिया। इन ट्रायंगल ए डी ई आपके पास ट्रायंगल है, यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड चूंकि ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, सो यहाँ पर पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, एंड जब हम ए डी ई लेंगे तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, 30 डिग्री का। एंड ये जो डिस्टेंस है ये आपका ए है, सी टू बी। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास ए डी ई के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल्स भी सेम है, बट यहाँ पर 30 डिग्री आ जाता है। सो इस ट्रायंगल की जब हम बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। एंड ये जो पूरा डिस्टेंस है ए टू बी का, ये भी आपके पास ए है, बट हमने क्या लिया है ए ई, और ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सो इस अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट के कारण क्या हो गया कि ये सेंटर के अंदर आ गया, एंड सेंटर के अंदर आने के कारण हमारे पास जो डिस्टेंस है ए और ई का, वो हमारे पास कितना रह गया, a/2, हाफ हो गया ना, जितना हमारे पास फुल डिस्टेंस था उसका हाफ हो गया। सो a/2 आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास a/2 आ गया। ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, एंड ये है हमारे पास बेस, एंड बेस की वैल्यू है a/2। सो यहाँ पर क्योंकि हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करें, सो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा cos थीटा, एंड cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, जो हमारे पास ए का एंगल होगा वही हमें लिखना होगा। सो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस जो है वो है ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए डी। सो ए ई की वैल्यू है a/2 अपॉन ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो cos 30 की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2 इक्वल्स टू a/2 था। सो a यहाँ पर ad जो है वो अपॉन के अंदर है, अपॉन के अपॉन में, सो ये आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। सो इक्वल्स टू a/2ad। सो यहाँ से आपके पास ad की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ad इक्वल्स टू a/√3। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ADF। नाउ इन ट्राइंगल ADF ट्राइंगल आपके पास कहाँ से आई, क्योंकि ये हेक्सागोनल था। यहाँ पर आपने ये जो बॉडी सेंटर्ड एटम है इसके साथ आपने D के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये F पॉइंट था, D के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि हमें C के अंदर भी रिलेशन चाहिए, एंड देन उसके बाद A के साथ भी इसको ज्वाइन कर दिया। सो यहाँ से आपके पास ट्राइंगल आ गई ADF। ठीक है, इसको मैंने जूम करके देखिए, कुछ इस तरीके से आएगी। सो ADF आपके पास ट्राइंगल आ गई, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास a/√3, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉडी के सेंटर में ये एटम प्रेजेंट है, एंड फुल डिस्टेंस यहाँ पे है C या फिर H,
ठीक है, सी लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें ए अपॉन सी का रिलेशन निकालना है। सो यहाँ पे फुल डिस्टेंस है हमारे पास सी, बट हमें चाहिए एफ टू डी। एफ टू डी का जो लेंथ है वो कितना रह गया, हाफ रह गया, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। सेंटर में प्रेजेंट, ये फुल था, बॉडी के सेंटर में आएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। सो ये भी सी अपॉन टू हो जाएगा। देन हमारे पास ये आ गया एफ ए डी एफ ट्राइंगल के अंदर ये सी अपॉन टू आ गया, एंड ये ए अपॉन रूट 3 आ गया। एंड जो हमारे पास एंगल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सो यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। सो यहाँ पर इन ट्राइंगल ADF हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस। सो बेस और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। सो हमारे पास हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज है AF स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है AD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है FD स्क्वायर। सो विच इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास AF का जो वैल्यू है ये है हमारे पास A स्क्वायर। अब AF की वैल्यू आप कहोगे कि कहाँ से आपने फाइंड आउट की। सो यहाँ पर देखिए, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है, हमेशा A होता है। ठीक है, चाहे कैसी भी लाइंस मान लो। सो यहाँ पर इसका डिस्टेंस इस एटम से और इस एटम तक का डिस्टेंस कितना होगा, A होगा, बट हाइट यहाँ पर जो है वो हमारे पास C/2 रहेगी। क्लियर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये A आ गया। सो A का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है, सो A का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि √3 था तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस C स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, सो C स्क्वायर अपॉन 4। सो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, A वाली एक साइड ले जाएंगे, C वाली एक साइड ले जाएंगे, इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन 4। एंड यहाँ पर 3A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सो 3 में से एक गया, 2A स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन 4। एंड ये जो है, क्योंकि हमें A अपॉन C की वैल्यू चाहिए, सो 8A स्क्वायर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 8A स्क्वायर इक्वल्स टू 3C स्क्वायर। एंड ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू 3/8। एंड A अपॉन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर हम पूरा स्क्वायर कर सकते हैं। एंड देन वो स्क्वायर इधर जब आएगा इस साइड, तब वो √रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो A अपॉन C इक्वल्स टू √3/8। और अगर हमें C अपॉन A की वैल्यू चाहिए, सो वो आ जाएगी इक्वल्स टू √8/3, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.633। ये इसकी वैल्यू है C अपॉन A की। नाउ अब बारी है, क्योंकि हमने A अपॉन C या फिर C अपॉन A जो भी हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। नाउ टर्म क्या है, जहां से हम चले थे, पैकिंग फ्रैक्शन से। सो पैकिंग फ्रैक्शन से क्योंकि हम चले थे तो उसके अंदर जाकर हमें A अपॉन C की वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, नाउ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 2π/3√3A अपॉन C, यही था। एंड A अपॉन C की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A अपॉन C की वैल्यू थी हमारे पास √3/8। सो 2π/3√3 ब्रैकेट में √3/8, जो कि हमारी हमने वैल्यू निकाली है A अपॉन C की। नाउ इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2π/3√3, यहाँ पर आ जाएगा √3 अब √8 है, इसके अंदर से कितने क्या हो रहा है, ये 2 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, सो 2 का स्क्वायर में से 2 बाहर आ जाएगा एंड √2 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रह जाएगा π/3√2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.74। नाउ अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सो परसेंटेज ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वो इक्वल हो जाएगा 0.74। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 100 से ही डिवाइड कर देंगे। एक जो ऊपर वाला 100 है वो तो डेसिमल्स के लिए है एंड नीचे वाला 100 आपके परसेंटेज के लिए है। सो परसेंटेज ऑफ APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0.74 × 100/100,
which is equals to 74%. So from पैकिंग फ्रैक्शन, अब पैकिंग फ्रैक्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है एटम्स जो HCP के अंदर, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स हैं वो 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कि ज्यादा है। FCC के अंदर भी ऑलमोस्ट इतना ही था। सो फ्रॉम पैकिंग फ्रैक्शन से हमें इतना क्लियर हो रहा है that the total volume occupied by atoms is 74%. So जो टोटल वॉल्यूम है एटम्स जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 74% है, जो कि हमें क्या बताता है, विच शोर दैट HCP स्ट्रक्चर इज क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। सो जो कि हमें बताता है कि ये जो HCP स्ट्रक्चर है वो एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है।